हेलो दोस्तों, आज हम लोग जैक रांची के द्वारा आयोजित क्लास 9th की वार्षिक परीक्षा में पूछे गए हिंदी ए के MCQ टाइप प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। इसमें जो है पहला खंड है खंड क, जिसका नाम है अपठित गद्यांश और पद्यांश। तो सबसे पहले हम लोग इस गद्यांश को पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है गद्यांश दिया है, शिष्टाचार संस्कृति का द्योतक है। जो व्यक्ति जितना ही सुसंस्कृत होता है उसका आचार विचार उतना ही शिष्ट होता है। शिष्ट परिवार में जिसका लालन पालन हुआ है, शिष्ट वातावरण में जो पनपा है, उसे अगर स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं भी मिलेगी तो भी शिष्टाचार की कमी नहीं होगी। और जो शुरू से ही अनुशासनहीन समाज या वातावरण में पाला पोसा गया है, जिसके परिवार में शिष्टता की हवा भी नहीं बहती, स्कूल कॉलेज की शिक्षा पा जाने के बाद भी उसमें शिष्टाचार का अभाव रहेगा, भले ही वह शिक्षा के आवरण से ढका हो। अपने से बड़ों का सम्मान करना, छोटों को स्नेह देना, अपनी माँ बहन के समान ही दूसरी स्त्री को समझना, सबसे मीठी बोली बोलना, ये शिष्टाचार के सर्वमान्य तत्व हैं। अब आइए इस पर आधारित प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिष्टाचार किसका द्योतक है? तो यहाँ हमने देखा कि लिखा हुआ है शिष्टाचार संस्कृति का द्योतक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिष्टाचार संस्कृति का द्योतक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 जो है उसमें दिया हुआ है कि शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है? तो शिष्टाचार का अर्थ होता है, ऑप्शन देखते हैं, अशिष्ट आचरण, तो ये नहीं होगा, आचरण नहीं होगा, सभ्य आचरण या असभ्य आचरण। तो शिष्टाचार का अर्थ होता है सभ्य आचरण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है? तो शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व होता है, ऑप्शन देखेंगे, यथा योग्य अनादर, तो अनादर तो होगा नहीं, यथा योग्य आदर, ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 4, किसका आचार विचार शिष्ट होता है? प्रश्न है किसका आचार विचार शिष्ट होता है? तो किसका आचार विचार शिष्ट होता है? तो जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है तो उसका आचार विचार जो है वो शिष्ट होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो हम लोग आइए पढ़ते हैं पद्यांश को। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी, अनगिनत राही गए उस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पंथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तू ही यह पड़ा मन में बैठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास कर इस पर खड़ा है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, बटोही का अर्थ क्या होता है? तो बटोही का अर्थ होता है राही, यानी जो किसी रास्ते पर चलने वाला होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही है?
तो कवि जो है वो पथ की पहचान करना है कि हमें किस पथ पर चलना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है। तो हर सफल पंथी जो है वो विश्वास करके इस पर खड़ा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, यह निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है। तो यह निशानी जो है वो मूक होकर के, मूक का अर्थ होता है चुपचाप, तो यह चुप होकर के भी यह निशानी जो है बहुत कुछ। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, यह जो है खंड ख है व्याकरण खंड, तो व्याकरण से संबंधित इसमें प्रश्न रहेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9, विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, विद्वानी नहीं होगा, विद्वानी नहीं होगा, विदुषी विदुषी, तो सही जो उच्चारण है वो विदुषी ये वाला होगा। अगला प्रश्न है मनुष्य एक प्राणी है, सही शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो मनुष्य जो है वो प्राकृतिक प्राणी है कि सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है। तो मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है। तो मानवीय शब्द में जो है मानव में जब ईय प्रत्यय जोड़ते हैं, मानव जोड़ ईय, तब बनता है मानवीय। तो इसमें जो है प्रत्यय का नाम हो गया ईय, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है सूक्ति में सही उपसर्ग कौन है। तो उपसर्ग किसको कहते हैं, तो जिस वाक्य में, जब किसी वाक्य में वाक्यांश जो है पहले लगता है, यानी सु जोड़ उक्ति, तब होता है सूक्ति। तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर। अब प्रश्न संख्या 13 में है वह घर जाते ही काम में लग गया, यह कौन सा वाक्य है। तो यह जो है सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य और एक से अधिक विधेय हैं, इसलिए यह सरल वाक्य होगा। अगला है प्रश्न संख्या 14, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है। तो आप कारक जब पढ़े होंगे तो उसमें कर्ता ने कर्म को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ता कारक। अब है अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16, नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है। तो शुद्ध वाक्य जो है ऑप्शन नंबर पहला है, मीरा ने भजन गाया है। क्योंकि इसमें ने लगा हुआ है, इसलिए यहाँ जो क्रिया आएगी वो भजन के अनुसार आएगा। तो भजन जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया पुल्लिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो फूल का पर्यायवाची यहाँ ऑप्शन देखते हैं, सुमन, सुभग, सुंदर, सुवर्ण। तो फूल का पर्यायवाची जो है वो सुमन होता है, सुमन मतलब फूल। अगला है प्रश्न प्रश्न संख्या 18, तो 18वां प्रश्न है प्रसाद और प्रासाद ये शब्द युग्म है, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो प्रसाद और प्रासाद, तो प्रसाद जो है यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, तो प्रसाद का अर्थ होता है महल। तो महल वाला जो है वो 2 ऑप्शन है, पहला और दूसरा, तो तीसरा चौथा होगा नहीं। तो यहाँ इसके बाद जो है प्रसाद, तो प्रसाद जो है एक उपनाम भी होता है, प्रसाद मतलब महल। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, सरल का सही विलोम क्या होगा। तो सरल का विलोम होता है कठिन, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, घोड़े बेचकर सोना मुहावरा का क्या अर्थ है। तो घोड़े बेचकर सोना मुहावरा का अर्थ होता है निश्चिंत होकर के सोना। अगला प्रश्न, अगला है खंड ग पाठ्य पुस्तक से, यानी यह जो है पाठ्य पुस्तक से पद्यांश लिया गया है। इस पद्यांश को पढ़ करके और इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। आइए देखते हैं पद्यांश को। तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो ये जो कविता है वो कहाँ से लिया गया है। तो आपको याद होगा, पढ़े होंगे तो, कि यह जो है कविता कैदी और कोकिला से लिया गया है, और उसके जो कवि हैं वो माखन लाल चतुर्वेदी हैं। अब इस पे प्रश्न है
कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है। प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है। तो यह जो यहाँ पे पद्यांश है वो कैदी और कोकिला से लिया गया है। इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनका एक उपनाम भी है एक भारतीय आत्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। यहाँ मुझे किसको कहा गया है। तो यहाँ देखिए मुझे जो है वो कहा गया है कैदी को। तुझे मिली हरियाली डाली, यानी कैदी माखनलाल चतुर्वेदी जब जेल में बंद थे तो वो कोयल को देख करके कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, तुम तो अपने डाल पर कूद रही हो हरियाली डाली पर, लेकिन मुझे जो है वो नसीब कोठरी काली। तो मुझे का प्रयोग जो है यहाँ पे किया गया है कैदी के लिए। कैदी कौन है। तो स्वयं कवि। अगला है कैदी का संसार कितने फुट का है। तो यहाँ हमने देखा कि 13 नभ भर में संचार मेरा 10 फुट का संसार। तो उनका संसार जो है वो 10 फुट में है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। रणभेरी का क्या अर्थ होता है। तो रण का मतलब होता है युद्ध, मतलब युद्ध में जो बाजा बजाया जाता है उसी को कहते हैं रणभेरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला है प्रश्न कवि रसखान की काव्य भाषा क्या है। तो कवि रसखान जो है चूंकि कृष्ण भक्त थे और कृष्ण भक्त कवि की अधिकतर रचनाएं जो है वो ब्रज भाषा में, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की। तो मेघ के आने पर बूढ़े पीपल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है मरकत डिब्बे सा खुला क्या है। तो आप कविता पढ़े होंगे ग्रामश्री, तो उसमें बोला जाता है कि मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्राम। अगला है 28 नंबर एक बीते के बराबर क्या है। तो आप कविता पढ़े होंगे एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चना। अगला प्रश्न जो है वो गद्यांश पे आधारित है। यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, उस पे आधारित है प्रश्न। तो आइए गद्यांश का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं इसको। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अब इस पे आधारित प्रश्न है कि सालिम अली कौन थे। तो आप पढ़े होंगे सांवले सपनों की याद। तो इसमें जो है सालिम अली जो थे वो एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे। अगला प्रश्न है जटिल प्राणी किसे कहा गया है। तो जटिल प्राणी जो है यहाँ मानव को कहा गया, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है नैसर्गिक का क्या अर्थ है। तो नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। तो इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है। तो प्रस्तुत गद्यांश जो है सांवले सपनों की याद। तो ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। दोनों बैलों का मालिक कौन है। दोनों बैल यानी हीरा और मोती। तो हीरा मोती का मालिक कौन था। झूरी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था। तो नाना साहब की पुत्री का नाम था देवी मैना, लेकिन ऑप्शन में है रमा श्यामा उमा गीता, यानी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, इसलिए हो जाएगा देवी मैना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 कि महादेवी वर्मा को उसके दादा जो थे यानी बाबा वो क्या बनाना चाहते थे। तो महादेवी वर्मा के जो बाबा थे दादा थे वो उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उछल कूद कर रही थी। तो ये जो है एक कुत्ता और एक मैना पर से लिया गया है, और इसमें जो है सिरिस की शाखा पर मैना जो है उछल कूद कर रही थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार का पाठ है। तो इस जल प्रलय में ये इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं, और यह जो है एक रीपो तर्ज है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है
भूख मीठी की भोजन मीठा। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति जो है वो माटी वाली पाठ से लिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। उमा क्या लेकर लड़के वालों के पास आती है? तो आपने पढ़ा होगा रीढ़ की हड्डी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर का। उसमें जो है उमा जो है वो लड़के वालों के पास पान की तस्तरी लेकर के आती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न, माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? तो माटी वाली पाठ में जो है टिहरी शहर का वर्णन हुआ है जो उत्तराखंड में स्थित है। तो इस प्रकार से आज का जो प्रश्न है वो समाप्त हुआ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।